मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज का सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है और सभी बच्चों को सबसे पहले अपनी अटेंडेंस देनी है। जय हिंद के रूप में लिखकर कमेंट करना है या फिर आपको चैट बॉक्स में जय हिंद लिखकर सबमिट करना है। जय हिंद ही आपकी अटेंडेंस होगी और ईमानदारी के साथ सभी बच्चे इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करेंगे। पिछले 1-2 दिन से मैं देख रहा हूं कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि सेशन को शुरू करते हैं और 2 से 3 मिनट के बाद उस सेशन को छोड़ देते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं करना है। और मैं देख रहा हूं कि कई बच्चे जुड़ चुके हैं, जय हिंद लिख रहे हैं। शाबाश शाबाश, सभी बच्चों को जय हिंद लिखना है। चलिए चलिए कंटिन्यू जय हिंद लिखते जाइएगा। फिर उसके बाद हम अपना सेशन शुरू करने वाले हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। डिस्प्ले के ऊपर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है और सभी को देखना है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना हुई 1935 में, लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था। एक ऑप्शन आपके पास है 1945, एक आपको दिया गया है 1947 और एक बच्चों आपको दिया गया है 1949 और लास्ट आपको डी दिया गया है 1950। और सभी बच्चों के पास 3 से 4 सेकंड का समय है और सभी को क्या करना है, 3 से 4 सेकंड के अंदर ही अपना आंसर सबमिट कराना है। चलिए चलिए, देखिए बहुत अच्छी बात, सभी जय हिंद लिख रहे हैं, सभी बच्चे जय हिंद के साथ अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं। चलिए चलिए, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाइए सब। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1945, 1947, 1949 और 1950। चलिए चलिए बच्चों, तेजी के साथ आपको बताना है। चलिए, 1945 आपका पूर्ण रूप से गलत है, 1947 भी गलत है, 1950 भी गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो 1945, और भारतीय रिजर्व बैंक का अगर आपसे राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है तो बच्चों उसके लिए आपको बताना है 1948 और 49। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको बताना है। वैसे 1948 ज्यादा सही है, लेकिन फिर भी 48 अगर विकल्प में नहीं है तो आप 49 का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन भी गलत हो जाता है, बी भी गलत हो जाता है, डी भी गलत हो जाता है। जो राइट आंसर है वो है आपका 1949। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत में प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों पर, भारत नहीं विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों का मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है। बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन को हम इस वे में समझ सकते हैं, मोबाइल का जो घनत्व है सर्वाधिक विश्व में कौन से देश में है। वर्ल्ड लेवल पर आपको ये बताना है कि मोबाइल का घनत्व सर्वाधिक कौन से देश में है। मोबाइल की संख्या नहीं पूछी गई है। अगर मोबाइल की संख्या पूछी जाती है तो अमेरिका आपका राइट आंसर होगा। देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं, मोबाइल का घनत्व, मोबाइल की संख्या और एक पूछा जाता है मोबाइल का उत्पादन। तीनों का ही अलग अलग आंसर है। चलिए, अब हमको बताना है मोबाइल का जो सर्वाधिक घनत्व है वो कहां पर है। एक ऑप्शन आपको दिया गया है हांगकांग, एक दिया गया है सिंगापुर, एक दिया गया है लग्जमबर्ग, एक दिया गया है दक्षिण कोरिया। 4 विकल्प आपके पास डिस्प्ले पर हैं। विश्व में प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की जो सर्वाधिक संख्या है वो कौन सी कंट्री में पाई जाती है। बच्चों, हांगकांग यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है आपका गलत, सिंगापुर भी गलत है और दक्षिण कोरिया भी आपका गलत है। अगर हम मोबाइल घनत्व की बात करते हैं तो सर्वाधिक मोबाइल घनत्व कहां पर है, लग्जमबर्ग में है। संख्या के हिसाब से अगर बात करते हैं तो अमेरिका, यदि उत्पादक के हिसाब से बात करते हैं यानी कि प्रोडक्शन करने वाला, फिर आपका चाइना आ जाएगा। ठीक है, 3 अलग अलग क्वेश्चन है। चलिए चलिए, अरे आंसर तो दीजिएगा सभी बच्चे। कुछ बच्चे आंसर ही नहीं दे रहे हैं, सेशन से जुड़े हैं लेकिन वो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तेजी के साथ चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। चलिए, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे राइट आंसर रिप्लाई करते हैं और हमको लास्ट में ये भी ट्राई करना है कि 30 में से ओवरऑल हम कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? निर्धनता का उन्मूलन यानी कि गरीबी को खत्म कर देना, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है ग्रो करना, एक था सामाजिक न्याय के साथ विकास करना, एक अल्पसंख्यकों का विकास करना। सभी बच्चे तेजी से रिप्लाई करेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? निर्धनता का उन्मूलन, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय के साथ विकास, अल्पसंख्यकों का विकास। तेजी के साथ बताइएगा, 3 से 4 सेकंड का समय है, तेजी के साथ।
चलिए चलिए चलिए, आपका काउंटडाउन खत्म हो चुका है, तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना नहीं था, ये आपका गलत हो जाता है। सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये भी आपका गलत है। अल्पसंख्यकों का विकास, ये भी गलत है। यहाँ पर हम मैक्रो इकोनॉमी को ग्रो करने का टारगेट रखते हैं, तो आपकी बात चलती है फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इसलिए बच्चों आपका जो राइट आंसर है वो बी ठीक हो जाना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत कौन से देश में होती है? अगर हम खनिज तेल की खपत की बात करते हैं तो वो सर्वाधिक कौन सी कंट्री में होती है? देखो, जहां वाहन ज्यादा होंगे वहां खनिज तेल की खपत भी ज्यादा होगी। सबसे पहला आपको दिया गया है अमेरिका, एक आपको दिया गया है जापान, एक आपको दिया गया है चीन और एक आपको दिया गया है रूस। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। खनिज तेल की सर्वाधिक खपत कहां पर होती है? चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर करेंगे। खनिज तेल की सर्वाधिक खपत रूस में नहीं होती है, न ही चाइना में होती है, न ही जापान में होती है। खनिज तेल की जो सर्वाधिक खपत है वो आपकी कहां पर है? अमेरिका। लेकिन बच्चों आपको दो चीज ध्यान रखनी है, सर्वाधिक खपत अमेरिका में होती है और जो सेकंड रैंक है वो फिर किसकी आ जाती है? चाइना की आ जाती है। खनिज तेल की सर्वाधिक खपत अमेरिका के अंदर होती है और दूसरे नंबर पर कहां पर होती है? चाइना में। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पांचवा जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम सेबी बोलते हैं, को किस वर्ष एक अध्यादेश के द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? ठीक है, सेबी को वैधानिक दर्जा कौन से सन में प्राप्त होता है? एक आपको दिया गया 1988, एक दिया गया 1990, एक 1992 और एक दिया गया 1993। चलिए चलिए 4 सेकंड के अंदर बच्चों को रिप्लाई करना है और इस बात का ध्यान रखना है, यहां पर सेबी की स्थापना नहीं पूछी गई है, बल्कि यह पूछा गया है कि सेबी का राष्ट्रीयकरण कौन से सन में हुआ। चलिए दो अलग बात है, एक है सेबी की स्थापना और एक आपसे पूछा गया है सेबी को वैधानिक दर्जा यानी कि उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। चलिए चलिए तेजी के साथ, बहुत सारे बच्चे सही भी रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ गलत भी रिप्लाई कर रहे हैं। चलिए अब हम जानते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 1993 नहीं है, 1990 भी नहीं है, 1988 भी नहीं है। सेबी का जो राष्ट्रीयकरण है वो कौन से सन में होता है? 1992। अब मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, यदि आपसे पूछा जाता है सेबी की स्थापना, यदि आपसे सेबी की स्थापना पूछी गई है तो फिर बच्चों आपको बताना 1988। लेकिन यदि आपसे पूछा गया है कि सेबी को राष्ट्रीय दर्जा कब मिलता है, तो सेबी को जो राष्ट्रीय दर्जा है वो कौन से सन में मिलता है? 1992 में। उसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1992 में होता है, लेकिन स्थापना 1988 में होती है। चलिए हम बढ़ते हैं आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? बड़ी तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? एक विकल्प आपके पास है नई दिल्ली, एक आपको दिया गया है मुंबई, एक आपको दिया गया है कोलकाता, एक आपको दिया गया है चेन्नई। बच्चों यहां पर आपके पास 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्प में से आपको किसी एक राइट विकल्प को चुनना है और अपना राइट आंसर जो है चैट बॉक्स में सबमिट करना है। जो बच्चे सेशन से लेट जुड़े हैं एक बार जय हिंद लिखिएगा ईमानदारी के साथ, उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन का आपको रिप्लाई भी देना है। चलिए चलिए तेजी के साथ रिप्लाई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय चेन्नई में नहीं है, न ही कोलकाता में है और न ही नई दिल्ली में है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है बच्चों वो कहां पर लगता है? चेन्नई। आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह आपका कहां पर लगता है? मुंबई। अधिकांश बैंकों के मुख्यालय मुंबई में है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, कई बार पूछा जाता है उत्पादक, कई बार पूछा जाता है उपभोक्ता और कई बार पूछा जाता है घनत्व। तो तीनों को मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, उसी बात को थोड़ा सा यूज करके आपको तेजी से रिप्लाई करना है। मोबाइल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है या फिर चीन है या जापान है या बच्चों आपका भारत है? आपको बहुत इजीली ऑप्शन दिए गए हैं, तो तेजी के साथ आप रिप्लाई कीजिएगा। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो आपका कौन सा है? अमेरिका नहीं है, ये केवल क्या है संख्या के हिसाब से पहली रैंक रखता है। जापान भी नहीं है, भारत भी नहीं है,
सेल फोन का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो चीन है। चीन की उत्पादन के क्षेत्र में कौन सी रैंक है? पहली रैंक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत का अंतिम प्राधिकारी कौन है? जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका अनुमोदन जो है 2 विभाग के द्वारा होता है, लेकिन आपको बताना है अंतिम। एक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये पूर्ण रूप से आपका क्या है? गलत है। प्रधानमंत्री भी अनुमोदित नहीं करता है, ये गलत है। और जो योजना आयोग है ये प्रथम डिपार्टमेंट है जो अनुमोदित करता है, ठीक है। लेकिन 2 ही डिपार्टमेंट है, एक है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद यहां पर कौन सी रैंक रखता है? दूसरी रैंक रखता है। अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं तो उस पर प्रथम अनुमोदन होता है योजना आयोग का, और अंतिम अनुमोदन होता है आपका एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। तो बच्चों यहां पर आपका जो है बी भी गलत हो जाना है और डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और सही आंसर है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अब हम बात करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों डिस्प्ले पर दिया गया है। खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है? पहला मैं बता चुका हूं अमेरिका, लेकिन बच्चों यहां पर आपको बताना है खनिज तेल में सर्वाधिक खपत के मामले में दूसरी रैंक किसकी है? एक आपको दिया गया है फ्रांस, एक रूस दिया गया है, एक चीन भी दिया गया है, एक जापान भी दिया गया है। पहली जो रैंक है वो अमेरिका की है, लेकिन खपत के मामले में जो दूसरी रैंक है वो कौन सी कंट्री की है? आप सभी को रिप्लाई करना है। चलिए बच्चे, चलिए चलिए चलिए, मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। चलिए चलिए, और बच्चों सेशन को शेयर भी करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है हमारे लाइव सेशन के साथ जुड़ सकें और एक अच्छा कंपटीशन बच्चों के बीच बन सके। उसकी सहायता से आप सभी का जो लर्निंग लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। चलिए खनिज तेल खपत की दृष्टि से भारत की रैंक क्या है? विश्व में दूसरा देश कौन सा है? पहला देश कौन सा है? और ये आपको तीनों ही क्वेश्चन क्लियर कर लेने हैं क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खनिज तेल खपत में दूसरी रैंक फ्रांस की नहीं है, रूस की भी नहीं है, जापान की भी नहीं है। पहली रैंक है अमेरिका की और दूसरी रैंक किसकी है? चाइना की है। तो इसलिए बच्चों आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाना है? चाइना ठीक हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक एक बैंक ही नहीं है, वो बैंकर भी है और वो बहुत सारे कार्य करता है। तो हमें ये बताना है कौन सा कार्य आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। हमारे इंडिया में 1 रुपए की करेंसी को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसी है उन सभी को जारी करने का अधिकार आरबीआई को है। तो बच्चों ये आपका पहला ठीक है। मुद्रा योजनाएं जितनी भी आती हैं वो भी सब आरबीआई के द्वारा लागू की जाती है, तो ये भी आपका ठीक है। और भारत के जितने भी ग्रामीण और कॉमर्शियल बैंक है उन सभी के ऊपर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? आरबीआई की। ये भी सही है, लेकिन हमें बताना है कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है, तो वो आपका डी है। तो इसलिए बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाना है? निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। आरबीआई कभी भी निर्यातकर्ताओं को ऋण नहीं देता है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है? सही। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक था, तो मैंने सोचा कि आपको रिप्लाई का मौका ना दिया जाए बल्कि इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन आपको 11 में क्या करना है? तेजी के साथ अपने आंसर जो है सबमिट कराने हैं। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिज तेलों पर किसका अधिकार होता है? कानूनी तौर पर अगर किसी राज्य से खनिज तेल का कोई भंडार निकलता है तो उस पर किसका अधिकार होगा? राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का या फिर दोनों का या दोनों में से किसी का नहीं, ठीक है। आप सभी को तेजी से रिप्लाई करना है। अगर किसी राज्य से खनिज तेल का कोई भंडार निकलता है या किसी भी प्रकार के खनिज का भंडार निकलता है तो उस खनिज के भंडार पर जो अधिकार होगा, पहला अधिकार किस चीज का होगा? कौन सी गवर्नमेंट का होगा? केंद्र सरकार का होगा या फिर राज्य सरकार का? चलिए चलिए तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा 4 सेकंड के अंदर। चलिए चलिए बच्चों तेजी के साथ सबमिट कीजिएगा। कानूनी तौर पर यदि किसी राज्य से किसी भी प्रकार का खनन होता है या कोई खनिज भंडार प्राप्त होता है तो उस पर जो पहला अधिकार है वो वहां की राज्य सरकार का होगा और दूसरा जो अधिकार है वो किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन हमें बताना है प्रथम अधिकार। तो प्रथम अधिकार यानी कि ये गलत है, ये भी गलत है
और ये भी गलत है। आपका जो सही है वो क्या है, राज्य सरकार। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है बच्चों। चलिए भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आगे देखिएगा, परमाणु विद्युत या पवन विद्युत या जल विद्युत या ताप विद्युत। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ बताएंगे। भारत में इन चारों तरीकों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, लेकिन हम लोगों को यह बताना है कि सर्वाधिक जो उत्पादन है उसका टाइप कौन से वाला है इन चार में से। चलिए तेजी के साथ, 4 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। भारत में किस प्रकार की विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? परमाणु विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक नहीं होता है, पवन का भी नहीं होता है, जल विद्युत का भी नहीं होता है। हमारे यहाँ पर सर्वाधिक जो विद्युत है वो ताप विद्युत है। और आप एनटीपीसी जो देखते हो, इलेक्ट्रिक सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और वही भारत में जो है तापीय ऊर्जा को तैयार करता है। तो आपका बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाना है, डी ठीक हो जाना है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन को पढ़िएगा, तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति जो खपत है वो कितने यूनिट है? चलिए भारत में जो मीटर का बिल है वो यूनिट में आता है, जिसका मतलब है 1 किलोवाट यदि 1 घंटे तक चलाया जाए तो 1 यूनिट आपका बिल आएगा। अगर हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति बिजली की जो खपत है वो कितने यूनिट है? चलिए प्रति व्यक्ति, अगर हम भारत के पास जितनी भी इलेक्ट्रिक है उसको हम प्रति कैंडिडेट के हिसाब से बांट देते हैं तो एक व्यक्ति लगभग कितनी खर्च करता है? 188 यूनिट, 215 यूनिट, 376 यूनिट और 469 यूनिट। 4 विकल्प हैं आपके पास और बच्चों यहां आपको तेजी से रिप्लाई करना है। भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत क्या है? और ये बच्चों आपकी मंथली खपत नहीं है। मोस्टली जो बिजली के बिल है वो मंथली आते हैं, लेकिन यहां पर बताया गया वार्षिक खपत कितनी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा मीटर का बिल 1 महीने में 80 या 90 यूनिट का आता है, तो आपको इतने लो में नहीं जाना है। ये आपसे पूछा गया है ईयरली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विद्युत का यूज ही नहीं करते हैं और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां विद्युत का जो प्रसार है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर आपको ईयरली एवरेज बताना है पर कैंडिडेट का। चलिए तेजी के साथ। 188 आपका गलत है, 215 भी आपका गलत है और 1469 भी बच्चों आपका यहां पर क्या है, गलत है। आपको तेजी के साथ रिप्लाई करना था, आपका समय निकल गया है। अब आपको राइट आंसर ही याद कर लेना है। भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक जो विद्युत खपत है वो 376 यूनिट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए, कोलार स्वर्ण खादान भारत के कौन से राज्य में है? जो कोलार स्वर्ण खान है भारत के कौन से राज्य में है? क्वेश्चन रिपीटेड है, हम पहले के किसी सेशन के अंदर इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको फास्टली रिप्लाई करना है। चलिए एक विकल्प है आपके पास कर्नाटक, एक है महाराष्ट्र, एक आपके पास है बच्चों मध्य प्रदेश और एक आपको दिया गया आंध्र प्रदेश। भारत में कोलार जो स्वर्ण खान है वह कौन से राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से नहीं है, बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश से भी नहीं है, गलत है। और महाराष्ट्र से भी नहीं है, ये भी गलत है। और कोलार जो स्वर्ण खान है वो कहाँ पर है? कर्नाटक। भारत का 98% जो गोल्ड है वो कहाँ से खनन किया जाता है? वो कोलार स्वर्ण खान से किया जाता है, जो कि कहाँ पर है? आपकी कर्नाटक। चलिए तेजी से आगे बढ़ाते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। भारत का सर्वाधिक अबरक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइएगा जहां अबरक का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। बच्चों, एक आपको दिया गया कर्नाटक, एक दिया गया महाराष्ट्र, एक है राजस्थान, एक दिया गया झारखंड। चलिए तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। ईमानदारी के साथ सभी बच्चों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़े रहिएगा। डेली शाम को 9 बजे आपके लिए लाइव क्लास आती रहेगी। इकोनॉमिक्स का सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, आपकी वोटिंग के बाद तुरंत जो भी विषय आपको पसंद होगा उसका रिवीजन आपको कराया जाएगा, सेम एज इट इज, और भी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा। भारत का सर्वाधिक अबरक उत्पादन का जो राज्य है वो कौन सा है? एक है कर्नाटक, एक है महाराष्ट्र, एक राजस्थान है आपके पास विकल्प, एक है झारखंड। तो बच्चों यहाँ पर कर्नाटक गलत है।
महाराष्ट्र भी गलत है, राजस्थान भी गलत है। अबरक के क्षेत्र में जो पहली रैंक है वो किसकी है? झारखंड की। आगे बढ़ते हैं, सेशन को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत किस देश को लौह अयस्क सर्वाधिक निर्यात करता है? निर्यात का मतलब भेजना। चलिए चलिए चलिए, भारत किस देश को लौह अयस्क जो है सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करता है? आपके पास 4 विकल्प हैं, जापान, रूस, यूके और जर्मनी। चलिए बच्चों, तेजी के साथ 3 से 4 सेकंड में आपको रिप्लाई करना है। चलिए चलिए, टाइम लगभग कंप्लीट हो चुका है। भारत लौह अयस्क सबसे ज्यादा कौन से देश को निर्यात करता है? जर्मनी बिल्कुल गलत है आपका, यूके भी आपका गलत है, रूस भी गलत है। भारत सर्वाधिक लौह अयस्क किसको निर्यात करता है? जापान को निर्यात करता है। इसलिए बच्चों आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर ए है। चलो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 डिस्प्ले पे आ गया है। भारत की प्रथम खनिज नीति की घोषणा कब हुई? बिल्कुल रट्टा मार लेना है आपको। भारत की जो पहली खनिज नीति है अनगिनत बार पेपरों में पूछी जा चुकी है। तो भारत की पहली जो खनिज नीति है वो कब आई थी? एक ऑप्शन है आपके पास 1950, एक आपके पास है 1951, एक आपके पास है 1952 और बच्चों एक आपको दिया गया 1955। भारत की जो पहली खनिज नीति है वो कब हमारे यहाँ पर घोषित की गई थी? चलिए सबको रिप्लाई करना है 3 से 4 सेकंड के अंदर। भारत की पहली खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? 1950 में नहीं की गई थी, 1952 में भी नहीं की गई थी, 1955 में भी नहीं की गई थी। भारत की पहली जो खनिज नीति है उसकी घोषणा कौन से सन में की गई थी? 1951। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो 1951 है। बहुत बार पूछा जाता है भारत की पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी? 1948। और बहुत बार आपसे पूछा जाता है भारत की पहली खनिज नीति कब जारी की गई थी? तो 1951। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? अगर हम बॉक्साइट संसाधन के मामले में बात करते हैं तो भारत की रैंक क्या है? तीसरी रैंक है, दूसरी रैंक है, चौथी रैंक है या फिर 5वीं रैंक है? ठीक है, बॉक्साइट के मामले में भारत कौन से स्थान पर आता है? आपके पास 4 विकल्प है, 4 ही सेकंड है, उसी के अंदर आप लोगों को आंसर सबमिट कराना है। विश्व में बॉक्साइट संसाधन के मामले में भारत की रैंक तीसरी नहीं है, न ही दूसरी है, न ही चौथी है। भारत की बॉक्साइट के मामले में जो रैंक है वो 5वीं रैंक है। तो इसलिए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18 ठीक हो जाता है। सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ अपने आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं और जैसे ही हमारा लाइव सेशन कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और आप हमारी इन क्लासेस में और क्या सुधार चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कुछ बच्चे देखो कितने लेट सेशन से जुड़ रहे हैं। चलिए चलिए, और जो बच्चे सेशन को छोड़कर चले गए हैं मैं उनसे बता देना चाहता हूं, मेरे भाई आपको लाइफ में कुछ बनना है तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। पैसा भी खर्च होगा, टाइम भी खर्च होगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ये तो जो सेशन है ये मात्र एक क्विक रिवीजन सेशन है जो आपको बहुत सारी हेल्प करने वाला है। चलिए चलिए चलिए, कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को तैयार कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ गया है, तो आपको तेजी के साथ बताना है किस खनिज के उत्पादन में भारत की विश्व में पहली रैंक है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा खनिज है जिसके मामले में इंडिया की पहली रैंक है? एक आपको दिया गया है ग्रेफाइट, एक टंगस्टन, एक अबरक और एक आपको दिया गया है उपरोक्त सभी। ऐसा कौन सा खनिज है जिसमें भारत की पहली रैंक है? बच्चों ग्रेफाइट यहाँ पर आपका गलत है, टंगस्टन भी गलत है और ग्रेफाइट आपका पूर्ण रूप से गलत हो गया, टंगस्टन भी गलत हो गया। अब बात बचती है केवल अबरक की, तो यही राइट आंसर आपका होने वाला है। खनिज उत्पादन के मामले में भारत की जो सर्वाधिक रैंक है वो किसकी है? अबरक की है। तो डी भी आपका बच्चों यहाँ क्या हो जाना है? गलत। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत कहाँ है? सोने की सर्वाधिक जरूरत कौन सी कंट्री को है? सर्वाधिक खपत कौन से देश में होती है? एक आपको दिया गया है जापान, एक दिया गया है भारत, एक दिया गया है रूस, एक आपको दिया गया है फ्रांस। भारत में गोल्ड की जो सर्वाधिक खपत है वो कौन सी कंट्री में है? विश्व में सर्वाधिक सोने की जो खपत है वो जापान में नहीं है, रूस में भी नहीं है, फ्रांस में भी नहीं है,
गोल्ड की सर्वाधिक जो खपत है वो इंडिया के अंदर है। तो बच्चों इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है, बी ठीक हो जाता है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। ये बड़ा खास क्वेश्चन है, सभी बच्चों को जो है रिप्लाई देना है और अच्छे से इस क्वेश्चन को याद भी कर लेना है। जो दुर्गापुर संयंत्र है वो किसके सहयोग से इंडिया ने लगाया था? ठीक है, ये सेल का ही एक उपक्रम है और इसकी स्थापना इंडिया ने कौन सी कंट्री की हेल्प से की थी? एक बच्चों आपके पास विकल्प है जर्मनी, एक आपके पास विकल्प है ग्रेट ब्रिटेन, एक आपको दिया गया है रूस, एक बच्चों आपको दिया गया फ्रांस। तो दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है ये किसकी सहायता से लगाया गया था? तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। चलिए चलिए 4 सेकंड में बच्चों रिप्लाई कीजिएगा, फास्टली रिप्लाई। दुर्गापुर इस्पात जो संयंत्र है ये किसके सहयोग से लगाया गया था? जर्मनी आपका बिल्कुल गलत है, रूस भी गलत है, फ्रांस भी गलत है। ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से भारत ने दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वो लगाया था। तो बच्चों आपका यहां पर बी ऑप्शन क्या हो जाता है? सही। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कौन से सन में की गई थी? तो जो भारत का औद्योगिक वित्त निगम है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में की गई थी, 1948 में की गई थी, 1953 में और 1990 में। चलिए चलिए तेजी के साथ रिप्लाई करना है सभी बच्चों को। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की जो स्थापना है वो कौन से सन में की गई थी? एक 1945, एक 1948, एक 1953, एक 1990। चलिए चलिए तेजी के साथ बच्चों, यहाँ पर 1945 आपका गलत है, 1953 भी गलत है, 1990 भी गलत है। भारत में औद्योगिक वित्त निगम की जो स्थापना है वो हमारे यहाँ पर 1948 में की गई थी। इसलिए बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? बी। बात करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 23 की। भारत में औद्योगिक वित्तीय शिखर का जो संगठन है वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल क्षेत्र में वो कौन है? आईसीआई है, आरबीआई है, आईएफसीआई है या फिर आईडीबीआई है? ठीक है, आपको 4 संस्था बताई गई हैं, चारों ही औद्योगिक संस्था हैं, लेकिन आपको बताना है जो टॉप पर है वो कौन सी है। भारतीय औद्योगिक, आपसे बड़ा बैंक नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर कौन सा है। बहुत सारे बच्चे जो है बी को कमेंट कर रहे हैं, आरबीआई को कमेंट कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन तो पढ़िएगा ध्यान से, आपसे ये नहीं पूछा गया है सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। भारत में औद्योगिक वित्त का जो शिखर संगठन है वो क्या है वो आपको बताना है बच्चों। आईसीआई बिल्कुल गलत है, आरबीआई भी गलत है, आईएफसीआई भी गलत है, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाना है? पूर्ण रूप से सही हो जाना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है शुद्ध ब्याज क्या होता है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के अनुसार शुद्ध ब्याज किसको कहा जाता है? समग्र का मतलब होता है टोटल, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समग्र ब्याज के बराबर, समग्र ब्याज से कम, समग्र ब्याज से अधिक और समग्र ब्याज से असंबंधित। चलिए चलिए आपके पास 4 सेकंड है। 23वें क्वेश्चन के अंदर बच्चों ने बहुत सारे गलत आंसर दिए हैं। 24 को थोड़ा सा दिमाग लगाइए और राइट आंसर आपको सबमिट कराने हैं। शुद्ध ब्याज क्या होता है? समग्र ब्याज के बराबर, ये आपका गलत है। समग्र ब्याज से कम, ये भी गलत है। समग्र ब्याज से अधिक, ये भी गलत है। शुद्ध ब्याज क्या होता है? वो समग्र ब्याज से असंबंधित होता है। चलिए 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 सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सूक्ष्म वित्त के लिए भारत में सबसे शीर्ष संस्था कौन सी है जो लोन देती है? देखो सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो। ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं ये चारों ही संस्थाएं आपको लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन सबसे छोटी अमाउंट का लोन प्रोवाइड कराने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? एक आपको दिया गया है एसबीआई, एक दिया गया भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, एक दिया गया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, एक दिया गया राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी भी नहीं करनी है आंसर देने में। सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो, जो भारत की सबसे छोटी वित्तीय संस्था है और साथ ही साथ आपको लोन भी प्रोवाइड करती है। तो वह कौन सी वित्तीय संस्था है बैंकिंग सेक्टर के अंदर? चलिए तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। बच्चों एसबीआई नहीं है, ये बड़े बड़े लोन प्रोवाइड करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी तो आप बात ही ना करो तो ज़्यादा बेटर है, ये तो बहुत ही हायर लेवल के लोन प्रोवाइड कराता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये भी गलत है।
जो ग्रामीण बैंक होते हैं वो किसानों को बहुत छोटी अमाउंट के लोन जो है बड़ी सरलता के साथ उपलब्ध कराते हैं। तो 25 का जो बच्चों राइट आंसर है यहाँ पर वो आपका क्या हो जाना है, डी ठीक हो जाना है। चलिए और हम अपने सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए, भारत में वाणिज्य ऊर्जा का कितना प्रतिशत कोयले से पूरा किया जाता है? भारत में जो कॉमर्शियल एनर्जी है उसको कितने प्रतिशत जो है कोयले से कंप्लीट किया जाता है? चलिए चलिए तेजी के साथ आपको आंसर देना है। भारत में वाणिज्य ऊर्जा का कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से की जाती है? एक आपको दिया गया है 50%, एक 76% दिया गया है, एक आपको दिया गया है 67% और एक मेरे बच्चों आपको दिया गया है 53%। तो भारत में वाणिज्य ऊर्जा का कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से की जाती है? मैं ऑलरेडी क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से सुनना है, समझना है और अपने आंसर को सबमिट कराना है। चलिए, यहाँ पर बच्चों आपका ए गलत हो जाना है, 76 भी गलत हो जाना है, 53 भी गलत हो जाना है। वाणिज्य ऊर्जा का 67% जो भाग है वो कोयले से कंप्लीट कराया जाता है, तो इसलिए आपका जो विकल्प है वो सी ठीक हो जाता है। चलिए बात करते हैं 27 की। भारत में बेरोजगारी किस किस्म की पाई जाती है? भारत में जो बेरोजगारी है वो कौन से टाइप की है? चक्रीय बेरोजगारी है, ग्रामीण अल्प रोजगार की बेरोजगारी है या संरचनात्मक बेरोजगारी है? ठीक है, यहाँ पर आपको बेरोजगारी कर लेना है, क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ी सी गलती है। ये जो बेरोजगारी है चक्रीय बेरोजगारी है, ग्रामीण अल्प बेरोजगारी है और संरचनात्मक बेरोजगारी है। एक विकल्प है आपके पास उपरोक्त सभी। तो बच्चों इंडिया में ये चारों ही बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, सही। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में जो सर्वाधिक बेरोजगारी है वह कौन सी है, तो भारत में सर्वाधिक जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है, दूसरा नंबर आता है आपका चक्रीय बेरोजगारी का और तीसरा नंबर आता है आपका ग्रामीण बेरोजगारी का। वर्तमान में जो सर्वाधिक सबसे बड़ी बेरोजगारी है उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, उसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 29 है, उसको 29 के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चलिए 4 सेकंड है बच्चों, सेशन कंप्लीट होने वाला है। कम से कम 28 का तो राइट आंसर दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और सभी बच्चे, चलो शाबाश शाबाश, बहुत सारे बच्चे सही सबमिट कर रहे हैं आंसर। ग्रामीण बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपयुक्त दोनों या निम्नलिखित में से कोई नहीं। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी है वो किस प्रकार की है? मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपरोक्त दोनों सही हैं या निम्नलिखित में से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ सबमिट कराइएगा। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं भारत में जो है जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों सही। सवालों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, उसके बाद अपना दिमाग लगा के बहुत अच्छे से क्वेश्चन का राइट आंसर आपको चैट बॉक्स में क्या करना है, सबमिट करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है? जो वर्तमान समय है उसमें सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली जो बेरोजगारी है वो कौन सी है? चलिए 4 विकल्प हैं आपके पास। एक है शहरी बेरोजगारी, एक है ग्रामीण बेरोजगारी, एक है शिक्षित बेरोजगारी, एक है खुली बेरोजगारी। चलो बच्चों, अब आप तेजी के साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा और विकल्प आपके सामने मौजूद है और तेजी के साथ राइट आंसर आप लोग सबमिट कराइएगा। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी है? एक है शहरी बेरोजगारी, एक है ग्रामीण बेरोजगारी, एक है शिक्षित बेरोजगारी, एक डी विकल्प आपको दिया है खुली बेरोजगारी। चलिए 4 सेकंड का समय है, तेजी के साथ सबमिट कराइएगा बच्चों आंसर। भारत में सर्वाधिक वर्तमान समय में परेशान करने वाली शहरी बेरोजगारी नहीं है, ग्रामीण बेरोजगारी नहीं है, खुली बेरोजगारी नहीं है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या ठीक होने वाला है, शिक्षित बेरोजगारी। चलिए अब हम बच्चों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की और 30 क्वेश्चन के साथ ये हमारा सेशन कंप्लीट हो जाना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। निम्न में से किसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान कौन से विभाग के द्वारा लगाया जाता है? एक विकल्प आपके पास है योजना आयोग, एक है वित्त मंत्रालय,
एक है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, एक आपको दिया गया है डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? आपके पास 4 विकल्प हैं, तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा, फास्टली रिप्लाई कीजिएगा। योजना आयोग बच्चों यहां पर गलत है, वित्त मंत्रालय भी गलत है, और रिजर्व बैंक आपका यहाँ क्या है, बिल्कुल गलत है। भारत की जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसके जो डाटा है वो CSO के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो राइट आंसर है वो C है। और आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ वो डेली 9 बजे राइट लाइव आ जाएं। लाइव आने से आधा घंटे पहले आपके पास जो नोटिफिकेशन आता है उस पर आप रिमाइंडर सेट कीजिएगा, और उसके बाद राइट 9 बजे आप लोगों को लाइव सेशन से जुड़ जाना है। और चैनल की ग्रो करने के लिए आप सभी बच्चे जो है थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट करें, और अधिकांश बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब कराएं। अपने रिलेटिव और ऐसे बच्चे जो आपके ग्रुप में हैं उनके साथ जो है सेशन को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।